हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर पचम आईएएस। आज 14 सितंबर है। आज जो हमारे द हिंदू की जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें सबसे पहली न्यूज़ जो है हमारी मणिपुर में संवाद से सौहार्द सेतु का निर्माण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी जो है वो 3 दिवस की मणिपुर की यात्रा पे गए हुए हैं। तो उसी में वहाँ पे जो है सौहार्द सेतु के निर्माण की योजना के बारे में बताएंगे की पर बात हुई है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा रूसी तेल पर अमेरिका का नया दाव है, जो कि G7 के अंदर टैरिफ का प्रस्ताव रखा जा रहा है। तो ये क्या है, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। और फिर हमारा जो थर्ड टॉपिक है, ग्रेट निकोबार परियोजना। ये परियोजना क्या है और इसकी मंजूरी पे जो है अभी भी संशय एवं विवाद है, तो इसे हम पूरी तरह से कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस चर्चा की जो मुख्य बातें हैं, तो खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर छोड़कर उन्होंने सड़क मार्ग से यात्रा करनी पड़ी। अब इस दौरान जो है विस्थापित लोगों से भी मुलाकात हुई, जिसके बाद आशा की नई सुबह एवं पुनर्वास की सहायता का भी वादा किया गया। जब उनके द्वारा लोगों से बातें की गई तो उन्हें आशा की एक नई किरण भी उन लोगों को दिखाई देने लगी। अब मणिपुर के राज्यपाल ने सीमा पर अवैध प्रवास की चुनौती उठाई। इसी में मणिपुर के राज्यपाल के द्वारा सीमा पर जो अवैध प्रवास है उस मुद्दे को भी उठाया गया है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मणिपुर में जो है मैत्री एवं कुतई जो जनजाति हैं उनके बीच में जो है काफ़ी हिंसा एवं विवाद चल रहे हैं। तो 2 साल पहले जनजातीय हिंसा भड़कने के बाद मणिपुर में ये पीएम मोदी की जो है पहली यात्रा है, जो शनिवार 13 सितंबर को वो मणिपुर गए। राज्यों के जो पहाड़ी एवं घाटी जिलों के बीच में जो सद्भाव का एक मजबूत पुल बनाने के लिए जो है संवाद की मजबूती का वहाँ पे आह्वान करने के लिए, ताकि उनके बीच का जो विवाद है वो ख़त्म हो सके। इसके लिए पीएम मोदी ने मणिपुर की यात्रा की है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मणिपुर में जनजातीय तनाव जो है मई 2023 से ही हमें देखने को मिला। वैली हिल समुदाय, अब इसमें जो है मुख्य रूप से मैतई जो कि घाटी में रहते हैं और कुर्की जो कि पहाड़ी जिलों में रहते हैं। मैतई लोगों की जो संख्या है वो ज़्यादा है, जबकि कुर्की की बहुत कम है। के बीच का जो तनाव है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। अब इससे विस्थापन एवं नुकसान भी देखने को मिला है, जैसे कि हिंसा की वजह से जो है सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और हजारों लोगों को अपना घर भी छोड़ना पड़ा। इससे आर्थिक एवं सामाजिक विभाजन भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि घाटी एवं पहाड़ी जिलों के बीच में विकास, अब संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में भी असंतुलन महसूस हुआ। और ये विभाजन जो है समाज के बीच में जो अविश्वास को भी बढ़ाते हैं। अब पीएम मोदी ने वहाँ जाके क्या संदेश दिया, तो दौरे पर वहाँ अपने भाषणों एवं परियोजनाओं के जरिए जो है सद्भाव सेतु की आवश्यकता एवं औचित्य पे बल दिया गया। अब इसका जो उनके संवाद का जो मुख्य लक्ष्य क्या है, तो दोनों पक्षों को विभिन्न संगठनों से बातचीत शुरू की गई है। और इसके अलावा उनके द्वारा ये कहा कि सार्वजनिक रूप से कहा कि संवाद से ही इसके रास्ते को मजबूत करना होगा। अब इसमें विकास की परियोजनाओं के बारे में भी बात की गई है। तो घाटी एवं पहाड़ी दोनों जिलों पे जो है बड़े पैमाने पे परियोजनाओं की शुरुआत का उद्घाटन किया गया, जैसे कि इम्फाल घाटी जहाँ पे एक 1200 करोड़ की परियोजना एवं सड़कों और इन्फोक्ट आदि के बारे में बताया गया। इसके अलावा पहाड़ी जिलों जैसे कि चरा चांदपुर में भी करोड़ों रुपए की आधारभूत संरचना, इसके अलावा जो है स्थानीय संस्थाएं, ट्रांसपोर्ट सुविधा आदि के बारे में भी चर्चा की गई। अब विस्थापित पुनर्वास जिनके घरों का जो छोड़ के भागे थे उनको नए मकान के बारे में भी कहा गया है कि 7,000 नए मकानों का निर्माण की योजना। इसके अलावा विशेष जो पैकेज है उसकी घोषणा की गई, ताकि जो है जिसमें राहत के कार्य को भी शामिल किया जा सके। इसके अलावा जो है इक्वलिटी और इंक्लूसिविटी के बारे में भी बात किया गया। पीएम ने कहा कि विकास केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जो है घाटी एवं पहाड़ी दोनों में समान रूप से होना चाहिए। स्थानीय समुदाय की जो महिलाएं हैं, आदिवासी पहाड़ी समुदाय की भी भागीदारी की इसमें बात की गई। अब इससे जो है संस्कृति एवं संवाद की पहचान भी होती है, क्योंकि संस्कृति एवं विरासत जो है स्थानीय पहचान है, मणिपुर की जो है विशेष शक्ति है। उसके बारे में भी उल्लेख किया गया, उन्होंने अपने भाषण में उल्लेख किया। अब भाषण में यह भी कहा गया कि मणिपुर की जो संस्कृति है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। खेल, महिला सशक्तिकरण आदि के क्षेत्रों में विकास को भी बढ़ावा देने का
आह्वान किया गया। अब इसमें जो है पहाड़ी एवं घाटी के बीच में सद्भाव पुल सेतु, जिसका अर्थ और चुनौती क्या है? तो सबसे बड़ी बात इसमें है भरोसा। वर्षों से चले आ रहे भेदभाव, हिंसा, विस्थापन आदि के बीच जो है दोनों पक्षों के बीच भरोसा टूट चुका है, जिसे सबसे पहले बहाल करना होगा। इसके अलावा न्याय एवं न्यायिक निर्णय, कानूनी व्यवस्था, न्याय की गुंजाइश, पारदर्शिता, संवैधानिक अधिकार आदि की महत्वपूर्ण रक्षा। अब भूमि संसाधन एवं स्वामित्व के अधिकार, अक्सर पहाड़ी समुदाय को यह भी भय होता है कि उनकी जमीन एवं पारंपरिक अधिकार सीमित हो जाएंगे। ऐसी चिंताओं को सुलझाना भी इसमें ज़रूरी समझा गया है। ये भी एक चिंता का विषय है। अब जिसमें कि संवेदनशील अस्मिताएं, मैतेई एवं कुर्की जो समाज है, जो इनके बीच जो है धार्मिक, भाषाई आदि के आधार पर भी काफ़ी ज़्यादा अस्मिता भी देखने को मिलती है। ये केवल विकास से ही नहीं मिटेंगे, बल्कि इनके बीच में जो संवाद एवं संस्कृति भी शामिल को भी संबंध हो सकता है। अब इसमें जो है स्थानीय विकास की अगर हम बात करें तो इसमें जो है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि इसके अलावा शिक्षा, रोजगार, कृषि, पर्यावरण आदि का भी संतुलित विकास भी चाहिए। अब अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार ने जिन बातों को सलाह दी जा रही है, उससे आगे अगर ये कदम मिल जाए तो सद्भाव को और भी ज़्यादा मजबूती होगी। जो उनके द्वारा जो है इन दोनों समाज के बीच में मामले को सुलझाने के लिए जो बात कही गई है, उसमें कुछ चीज़ें और भी जोड़ी जानी चाहिए, जैसे कि स्थानीय नेतृत्व को शामिल करना, जैसे कि गांव एवं ग्रामीण आदिवासी पंचायत, युवाओं, महिलाओं आदि की भागीदारी। इसके अलावा स्थानीय मंचों पे संवाद, जैसे कि सरकार के द्वारा समुदाय प्रतिनिधि एवं नागरिकों की समाज में भागीदारी, जिससे कि वहाँ की जनता के बीच जो है सद्भाव की भावना भी बनी रहे। अब हम अपने सेकंड न्यूज़ पे चलते हैं। यूएस आस्क G27 कंट्रीज इम्पोज टैरिफ ऑन कंट्रीज परचेजिंग ऑयल फ्रॉम रूसिया। अमेरिका ने ये दावा किया है कि अभी जो भी रूस से जो तेल खरीदते हैं उन पे जो है टैरिफ और लगाए जाए G7 के सभी देशों के द्वारा। तो अमेरिका ने G7 के देशों से रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाने को कहा और कहा कि यह केवल एकीकृत प्रयास से हो सकता है, जिससे जो है मॉस्को की जो है युद्ध मशीनों का स्रोत ही वित्त पोषण को रोक देगा। इससे जो है निरर्थक जो हत्या हो रही है उसे समाप्त करने के लिए ये पर्याप्त दबाव डाल सकता है। अब चलिए जानते हैं इसके पीछे अमेरिका का क्या रीज़न है। तो अमेरिका यह मांग कर रहा है रूसी G7 एवं यूरोपीय संघ के द्वारा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसमें 20 देश शामिल है, जिसमें यूरोपीय संघ भी है और भारत सहित अन्य कई देश भी इसके अंतर्गत G7 के अंतर्गत शामिल है। अब ये तेल खरीदने वाले देश जो है रूस की अर्थव्यवस्था को वित्तीय सहायता दे रहे हैं, जिसके लिए टैरिफ स्तर जो है उन रिपोर्टों में कहा गया है कि यह महत्वपूर्ण है कि टैरिफ होना चाहिए। कुछ स्थानों पर 50 से 100% टैरिफ लगाने का भी प्रस्ताव अमेरिका के द्वारा दिया गया, जैसे कि अभी हाल में ही अमेरिका ने भारत पे भी टैरिफ लगाया हुआ है। इसके अलावा इसमें जो है लक्षित देश अमेरिका ने स्पष्ट नाम नहीं लिया, लेकिन यह भी कहा गया है कि चाइना और भारत जैसे देश जो है रूस के द्वारा तेल खरीद रहे हैं, तो इनको जो है इस विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अब इसके अलावा इसमें समय सीमा की बात अगर करें तो अमेरिका ने कहा है कि यह टैरिफ जो है युद्ध को समाप्त होने तक लगाई जानी चाहिए और युद्ध खत्म होने पर इन्हें वापस लिया जा सकता है। अमेरिका ये दावा कर रहा है कि ये टैरिफ जो है रूस एवं यूक्रेन का युद्ध है उसे समाप्त कर देगा। जब तक रूस के द्वारा ये युद्ध समाप्त नहीं किया जाएगा, यह टैरिफ लगे रहने चाहिए। अब G7 की इसमें क्या भूमिका है, तो G7 का जो वित्त मंत्री ने एक बैठक की, जिसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा आया कि रूस विरोधी दबाव को बढ़ाने के लिए ट्रेड मेजर और टैरिफ ऑन दोज इनेबलिंग रूसी वार एफर्ट्स, यानी कि जो रूस के आर्थिक एवं व्यापारिक मदद दे रहे हैं जो देश, उन पे ये टैरिफ लगाए जाने पर विचार किया जा रहा है G7 के वित्त मंत्रियों के द्वारा। अब हम समझते हैं कि ये जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव का जो है रणनीतिक हिस्सा आखिर इसका मकसद क्या है। तो रूस की जो मशीन युद्ध है वो मशीन के वित्त पोषण को बंद करना, क्योंकि रूस में जो है तेल निर्यात से उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य जो सहायता जो मिलती है वो वहाँ पे तेल एवं ऊर्जा स्रोत से ही रूस को मिलती है, जिससे कि उसकी आमदनी होती है। तो वो आमदनी को युद्ध एवं सैन्य खर्च में जाती है और उन देशों में तेल खरीदने से इस वित्त पोषण को बनाए रखना संभव होता है। अमेरिका ये चाहता है कि जरूरी आर्थिक दबाव बनाकर
या चैन काट दिया जाए। इसके अलावा बहु अंतर्राष्ट्रीय दबाव को बढ़ाना, सिर्फ अमेरिका यह पहल ना रहे बल्कि G7 एवं यूरोप मिलकर कदम उठाए ताकि अधिक व्यापक एवं प्रभावशाली हो। अमेरिका यह भी चाहता है सिर्फ G7 ही नहीं, यूरोप के द्वारा भी यह कदम उठाया जाना चाहिए। अब ये अल्पकाल एवं मध्यकाल में अगर रूस की आय को कम करने का एक नया मोहरा है। इससे राजनीतिक संदेश भी यह देखने को मिल रहा है कि अमेरिका और उसके साझेदार जो है रूस की आक्रामकता को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो देश इसे आर्थिक सहायता भी दे रहे हैं उन्हें भी इसके परिणाम भुगतने होंगे। अब अगर हम बात करते हैं अगर ये टैरिफ लागू हो सकता है तो इसके क्या असर होंगे, तो इस टैरिफ के लागू होने के बाद जो रूस से सस्ते तेल खरीदते हैं वो टैरिफ लागत होने पर, जिससे तेल की जब लागत बढ़ जाएगी तो वो खरीदना बंद कर देंगे और भारत और चीन जैसे देशों के में भी ये रणनीतिक प्रभाव होंगे। ये जो देश है जहाँ पे ऊर्जा सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है, ये खरीदार ढांचे एवं सप्लायर एवं अन्य देशों से आयात एवं रणनीतियाँ भी बदल सकते हैं। अब वित्तीय आर्थिक दबाव अगर रूस पर दी जाए तो यदि खरीदारों की संख्या कम हुई तो कीमतों में वृद्धि की प्रतिस्पर्धा होगी, जिससे कि यह रूस की या तो तेल की कीमत को कम करनी पड़ेगी या फिर निर्यात को कम करने पड़ेगा, जिससे कि रूस का राजस्व भी घट जाएगा। अब अगर हम बात करें तो इसका राजनीतिक एवं कूटनीतिक तनाव क्या है, तो जिन देशों पर ये टैरिफ लगाए जाएंगे उनमें अमेरिका एवं पश्चिमी देशों के संबंध जो है तनावपूर्ण हो सकता है। ट्रेड वॉर, जवाबी टैरिफ एवं आर्थिक प्रतिशोध की भावनाएं भी बढ़ेंगी और इससे जो है वैश्विक एवं ऊर्जा मार्केट के बीच में भी अस्थिरता हमें देखने को मिलेगी। अब इसके पीछे चुनौतियां एवं विरोध क्या है, ये राष्ट्रहित और ऊर्जा की आवश्यकता है। कई देश ऐसे हैं जो कि रूस के द्वारा तेल खरीदते हैं, विशेषकर विकासशील देश एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्था, वो रूस से सस्ते तेल खरीदते हैं क्योंकि उन्हें ऊर्जा की ज़रूरत होती है और अगर ये टैरिफ उन पर लगाया गया तो ये आर्थिक दबाव होगा उन देशों पर। इसके अलावा वैश्विक प्रतिस्पर्धा एवं विकल्प की कमी, तेल की आपूर्ति सीमित हो सके तथा अन्य स्रोतों की आपूर्ति अपर्याप्त न हो, ये भी इसमें एक चुनौती है। अब टैरिफ कानून और WTO का संबंधी विवाद, कुछ देश ऐसे जो यह मानते हैं कि यह वाणिज्य समझौता है एवं विश्व व्यापार संगठन के नियमों पर भी इससे प्रश्न उठ सकते हैं। अब भारत के दृष्टिकोण से देखें तो खबरों में ये भी कहा गया है कि अमेरिका ने भारत के आयातों पर कुछ अतिरिक्त टैरिफ भी लागू कर दिए, जैसे कि 25% अतिरिक्त शुल्क, जिसके कारण जो है भारत रूस से तेल खरीदने की वजह भी मानी गई है। उसने और अधिक जो है 25% अतिरिक्त शुल्क भी लगाया। अब भारत ने इस तरह की आलोचनाओं को स्वीकार नहीं किया। वो अपनी स्थिति में क्या है कि तेल खरीदना उसकी ऊर्जा सुरक्षा एवं आर्थिक बचत का हिस्सा है, जिसके लिए वो तेल खरीदेगा। बाहर को दबाव को देखते हुए भारत ने अन्य वैकल्पिक आपूर्तियों की तलाश भी कर सकता है। अगर ऐसी संभावनाएं दिखी तो भारत को अन्य आपूर्ति की तलाश करनी होगी ताकि जो है तेल खरीदने के अन्य तरीके जो है असरदार बन सके, जैसे कि समुद्री मार्ग, बीमा एवं ट्रेडिंग आदि के माध्यम से। तो चलिए अब हम अपनी थर्ड न्यूज़ को कवर करते हैं। तो हमारा थर्ड न्यूज़ क्या है, कन्फ्यूज़न ओवर क्लियरेंस फ्रॉम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। तो अब ये है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डीप जाएंगे। अब ये प्रोजेक्ट का जो परिचय है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट या फिर इसे होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार, यह एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंदर में अगर हम बात करें तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप एवं बिजली संयंत्र आदि की इसके अंतर्गत बात की गई है, जिसकी लागत जो है अरब रुपए बताई गई है। लगभग 130 से 160 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन पर फैला हुआ है, जिसमें जो है बहुत बड़े हिस्से में वन्य क्षेत्र, आदिवासी इलाके आदि भी इसके अंतर्गत शामिल है। जो कि अब इसे जो है इस योजना को क्लियरेंस मिल चुकी है या मिल चुकी है, इस बात पे भी अभी संशय है, क्योंकि पर्यावरण मंजूरी और वन विभाग की मंजूरी से जो ये प्रोजेक्ट को केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दी गई है, जिसमें जो CRG है, कोस्टल रेगुलेशन जोन संबंधी कुछ प्रावधानों का जो अनुरूप है ना, उसकी समीक्षा भी की गई है, जिसमें जो प्रोजेक्ट जोन है वो आता है A1A
या फिर 1B जिसमें जो है पोर्ट निर्माण की अनुमति भी हो सकती है। ये सारे इस प्रोजेक्ट में जो शामिल किए गए हैं वो सारी चीज़ें। इसके अलावा HPC हाई पावर्ड कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें जो है NGT नेशनल ग्रेट ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण एवं CRG की भी मंजूरी के लिए कहा था। अब इसमें भ्रम की जो मुख्य बिंदु है वो पर्यावरण की मंजूरी पर सवाल है। इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिली है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि पर्यावरण के प्रभाव का आकलन अधूरा एवं जल्दबाजी में किया गया है। इसके अलावा वन तथा वन्य जीव संरक्षण परियोजना के तहत बड़े पैमाने पर जंगल काटे जाएंगे, जिसमें जो है प्रजातियां जो है उस पर भी संकटग्रस्त होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है निकोबार, मेगोपोड पक्षी, चमगादड़ आदि भी रहते, जिसका जो है आवास प्रभावित होता। अब जनजातीय आधार ये भी इसके विवाद के मुख्य विषय है। सोपेन एवं निकोबारी जैसे आदिवासी जो है पारंपरिक रूप से और आधिकारिक सांस्कृतिक आदि पे भी उनका असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोस्टल रेगुलेशन जोन का नियम तटीय क्षेत्रों में निर्माण को लेकर कानून का छूट एवं विवाद भी बना हुआ है। अब क्लियरेंस पे भी इसकी पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालयों के बीच में जो है अभी मतभेद है, जिससे कि अनुमति पूरी तरह वैध एवं पारदर्शी ढंग से नहीं दी गई है। अब इसमें सुरक्षा बनाम परिस्थिति को भी लाया गया है। सरकार यह कह रही है कि यह परियोजना सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जरूरी है, लेकिन वैज्ञानिक और पर्यावरणीय जो विद है उनके अनुसार ये पारिस्थितिक का जो है बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट है, इसलिए यह एक वैश्विक पर्यावरण संगठन है, जिसके नज़र से भी इसे विवाद पर है। अब इसमें सरकार की दलीलें क्या है, तो सामरिक महत्व, यह हिंद महासागर, अब सरकार के द्वारा क्या दलील दी गई है कि यह हिंद महासागर के क्षेत्र में है और भारत की समुद्री सुरक्षा और नौसैनिक उपस्थिति को ये मजबूत करेगा। इसके अलावा आर्थिक विकास, ये प्रोजेक्ट जो है पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लांट, टाउनशिप आदि बनेगा, जिससे कि यहाँ पे जो है रोजगार एवं निवेश की भी बात की गई है। अब इसमें क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ग्रेट निकोबार मुख्य रूप से को मुख्य धारा से जोड़ने वाला व्यापारिक मार्ग है, जो कि मजबूत करने पर भी मदद मिलेगी। अब इससे चीन की सुरक्षा जो है, चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए यह परियोजना भारत की रणनीति को भी बढ़ावा देगी। इसके अलावा इससे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगी, जैसे कि सड़क, बिजली एवं अन्य सुविधाएं। पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा एवं संतुलित दृष्टिकोण का दावा। सरकार कहती है यह परियोजना जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल की तरह जो है आगे बढ़ेगी। इसी के साथ हमारा सभी टॉपिक को कवर किए।